साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण के साथ साथ मेरे जैसे शख्स के लिए तो बहुत ही दुखद भी है, ये उस पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के लिए हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब, जो बड़ा बेबाकी से शब्दों के वाड़ चलाते हैं ऐसे मुद्दों पर, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत शादवाद आपका। डॉक्टर साहब, आज हो सकता है आपने न्यूज तो देखी ली होगी, आज दिल्ली के अंदर आरएसएस नारंगी कहते हैं उनको, नारंगी का उनका कलर है, चड्डीधारी भी बोलते हैं लोग, उनका एक हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है, वो भी 12 मंजिला, और वो भी 4 एकड़ में, झंडे वाला न्यू दिल्ली। एक महंगा एरिया है, कॉमर्शियल बेल्ट है, और 4 एकड़ का मतलब होता है 20 बीघे जमीन। तो इतने बड़े महंगे एरिया के अंदर 20 बीघा जमीन कहाँ से आई, कैसे आई, जहाँ पर लोग झुग्गियों में रहते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। और 20 बीघे जमीन में, जिसको पटेल ने आतंकी संगठन या उसको बैन करने तक के लिए बात की थी, कई बार विदेशों से भी मांग की गई है कि आरएसएस को बैन किया जाए, आतंकी हिट लिस्ट में डाला जाए, उसका मुख्यालय इतने बड़े रूप में बनना एक अपने आप में अफसोसजनक है कि देश जा कहाँ रहा है। और जो भाजपा, ये जो सरकार आई है संघियों की, नारंगियों की, ये सरकार इसी मुद्दे पर आई थी कि कांग्रेस के करप्शन को इन्होंने उजागर किया था। और कांग्रेस ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई नेता इन्होंने अभी तक छोड़ा है जिसको करप्ट घोषित ना किया हो, चाहे उसमें हमारी बहन कुमारी मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो। मतलब जो विपक्ष का नेता, जब इनका केंद्र में कब्जा हो गया तो सबको करप्टेड बना करके और जेल भेजने का काम किया, और जेल से वो बचा है जो इनके प्रति, जिसने अपनी आक्रामकता कम कर दी भाजपा के खिलाफ। तो ये इतना पैसा और इतने ये सब, क्या ये बिना करप्शन के हो सकता है क्या? तो आपकी क्या राय है, किस तरह से देख रहे हैं आप, देश में क्या होगा आने वाले टाइम में अगर इस तरह से देश चलेगा? देखिए, ये जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर बना है, इसमें कोई भी मतलब एक अजूबा नहीं होना चाहिए। इस देश पे पूरी तरह से कब्जा आरएसएस का है। आज के टाइम पे नहीं, अजूबा इसलिए है डॉक्टर साहब मुझे कि अजूबा, देखिए, ईमानदारी से तो इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं खड़ा हो सकता ना। अगर आप आरएसएस को, अभी आपने कहा आतंकी संगठन घोषित किया, तो फिर वो आरएसएस एक ईमानदार कहाँ रहा? नहीं, अजूबा नहीं है। अजूबा यूं नहीं है कि उसने एक सपना देखा 1926-27 में, 1926-27 में सपना देखा कि इस अखंड भारत पे कब्जा करने का, कि हमें इस देश पे चोट करनी है। जो हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है, जो बुद्ध की तहजीब है, जो अम्बेडकर पेरियार की तहजीब है, उस पर चोट करनी है। और एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। वो चाहे आरएसएस का गोलविलकर हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे और कोई हो। उनका सीधा एक सपना था कि एक दिन हम भारत की आंख पांव पे कब्जा करेंगे। तो आज जो दिल्ली है ना, ये सेंटर है, राजधानी, ये भारत की आत्मा है। राजधानी किसी भी देश की जो होती है उसकी आत्मा होती है, देश की आत्मा राजधानी। उस पर आज इन्होंने कब्जा किया, पूरी तरह से देश को अपने हाथों में ले लिया है। ऐसी कोई सी संस्था नहीं है, ऐसी कोई सी बॉडी नहीं है गवर्निंग जिसपे इनके लोग नहीं बैठे हों। ये आरएसएस के लोग, कच्छेदारी लोग, बीजेपी पे जितने भी लोग हैं, वो सब वहीं से निकल के आते हैं। सारी संवैधानिक बॉडियों पे इनका कब्जा है। तो ये जो आज इन्होंने जो उद्घाटन किया है, ये तो नागपुर में पहले से ही बैठे हुए, नागपुर में पहले से ही बैठे हुए लोग। और देखिए क्या है, ये इनको एक हवा पानी मिला है सरकार से। जो 10 साल में इनकी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार, मोदी साहब की सरकार रही है, तो जिस तरीके से मोहन भागवत को सुविधा मिली है, एक इक्वल प्रधानमंत्री
मतलब जो सुरक्षा आज देश के प्रधानमंत्री के पास है वो सेम सुरक्षा आज मोहन भागवत जी के पास है। क्यों? मोहन भागवत कोई बॉडी नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है आरएसएस, एक गैर मान्यता प्राप्त एक संगठन है जो आज तक देश में रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है। पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। और उसके चीफ को आपने अपनी बराबर सुरक्षा दे दी तो पैसा तो उसके पीछे पीछे आएगा ही आएगा। आप करप्शन की बात छोड़ दीजिए, पैसा आएगा। आप देखिए ना, कितने हैरानी की बात है डॉक्टर साहब कि 60 साल कांग्रेस राज कर गई और उसका आज तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें पूरे देश में नहीं दिखता। कांग्रेस ने आज 70-75 साल के बाद में आज कांग्रेस ने इंदिरा भवन बनाया, यानी 75 साल बाद। आज तक उसका जो हेडक्वार्टर था कांग्रेस का 10 जनपद पे, वो केवल रेंट पर चल रहा था, वो किराए की बिल्डिंग थी। वो सरकार को पैसा देते थे, जितना भी देते थे, लेकिन किराए पे था। अगर कांग्रेस चाहती 70 साल में 60 साल में जितना शासन किया तो देश के हर स्टेट में एक हेडक्वार्टर बना सकती थी, बड़ा हेडक्वार्टर क्योंकि हर जगह उनकी सरकार रही, हर स्टेट में रही है और कोई पूछने वाला भी नहीं था। हाँ। इनसे तो सवाल करने वाले भी थे, उनसे तो कोई उस टाइम पे कोई पूछने वाला भी नहीं था। विपक्ष इतना था ही नहीं, कभी भी था ही नहीं, विपक्ष बहुत कमजोर था। हाँ। लेकिन आज विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भी ये लोग हर डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर बन गए, बीजेपी के ऑफिस बन गए, आरएसएस के संग्रहालय बन गए। तो ये बहुत ताजुब नहीं है। और देखिए ये पटेल जो है ना, पटेल साहब जो थे, पटेल साहब ने 1948 में गांधी की हत्या, देखिए गांधी की हत्या करने वाले कौन? आरएसएस के लोग। गॉडसे कौन था? आरएसएस का प्रचारक था। और संविधान का विरोध करने वाले उस टाइम बाबा साहब के टाइम। और संविधान, देखिए संविधान का विरोध करना समझ में आता है, बाबा साहब का विरोध हमेशा होता रहेगा, संविधान का विरोध हमेशा होता रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा। एक दलित, एक भला एससी ने, एक महार ने, एक अछूत ने संविधान लिखा, नहीं तो उसका विरोध तो सदियों तक होता रहेगा। लेकिन गांधी की हत्या, एक अपर कास्ट की हत्या, एक जनरल की हत्या, जिसने देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, अहम भूमिका निभाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे विचार मिले या ना मिले, हमारे समाज के खिलाफ थे, ये अलग बात है, लेकिन देश की आजादी में, उनके आजादी में जो योगदान गांधी का है हम उसे नहीं भुला सकते। और उसकी हत्या देश आजाद होने के बाद में उसकी हत्या होना, और वो भी हत्या किसने की? आरएसएस के प्रचारक ने, जिसको गॉडसे कहते हैं, पहला आजाद भारत का आतंकवादी, पहला गॉडसे। और पटेल साहब एक दूरदर्शी थे, पटेल को मालूम था। पटेल जी ने क्यों बैन लगाया, क्यों आतंकी संगठन घोषित किया आरएसएस को? उन्होंने लिखा है साहब कि आरएसएस इस देश में नफरत फैलाएगा, आगजनी करेगा, डकैती करेगा और देश में एक हिंदू मुस्लिम का एक माहौल तय करेगा, देश को कमजोर करने की बातें करेगा। तो उन्हें मालूम था, उन्होंने इन बातों को कहने के बाद में इसको बैन कर दिया, इसको बैन करा आरएसएस को। और आज ये वही आरएसएस है। आज देश में आप देखो, दिल्ली में कब्जा करके बैठ गए। तो सर इसमें एक चीज और मैं समझ नहीं पाता हूं कि हमारे जो लोग हैं या बाबा साहब के बाद ये जो हमारी मूवमेंट चली है वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाई और ये इतना संगठन आगे बढ़ता रहा? इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? समर्पण, एक होता है ना, जैसे एक किसी चीज पे पहुंचना, मंजिल तक एक टारगेट करना, ठीक है। आरएसएस का एक टारगेट रहा कि हमें देश पे कब्जा करना है, ठीक है, उसकी हर बॉडी पे कब्जा करना है, एक उसका टारगेट था। जब आदमी का टारगेट होता है ना, एक अचीवमेंट होता है, टारगेट होता है, तो उसमें वो बहुत परेशानियां भी झेलता है, संघर्ष झेलता है, ठीक है, वो छोटे लालच में नहीं फंसता। हमारे जो लोग हैं ना, ये लालची हो गए हैं, ये छोटी छोटी राजनीति की इच्छाओं में, जो पॉलिटिकल जो इच्छाएं होती ना, छोटी छोटी राजनीतिक इच्छाएं। मैं इसको ऐसे समझूं तो ज्यादा ठीक होगा क्या कि जैसा आप काशीराम जी ने जिस तरह का समर्पण इस समाज के लिए किया, बिल्कुल, और उनकी आजादी का एक गोल था, उनके अधिकार के लिए एक गोल था, बिल्कुल। काशीराम जी का एक गोल था कि मुझे अपने समाज को
लेने वाला नहीं बनाना है, देने वाला बनाना है। और एक सत्ता में जो आदमी सबसे नीचे पायदान पर है देश में, सबसे नीचे पायदान पे, उसको सबसे ऊपर लेके जाना है। तो उनको गोल था, उन्होंने समर्पण दिखाया, परिवार छोड़ा, शादी नहीं की, आजीवन एक ऐसी लाइफ जी उन्होंने, एक सिंपल सादा लाइफ, बिल्कुल ठीक है। एक पॉलिटिशियन जो आज का एक चपरासी जीता है, उससे भी बदतर लाइफ थी उनकी। इसका मतलब है कि हमारे समाज में जो अब नेता और जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सेल्फिश है, वो समर्पण नहीं, वो सेल्फिश की भावना है। काशीराम जी जैसा समर्पण जिस नहीं। तरीके से भी उन्हें पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, यानी कोई सा भी रास्ता हो, चाहे आरएसएस के वो गुलामी करेगा, चाहे बीजेपी की गुलामी करे, चाहे कांग्रेस की गुलामी करे, यानी विचारों को नहीं पहुंचाना है, विचारधारा को मार देना है। जी जी। लेकिन सर, जो ईमानदारी से समर्पण की आप बात कर रहे हैं, आप काफी टाइम से हमें जानते हैं, हमारे अंदर जो समर्पण समाज के लिए हमने उनसे सीखते सीखते समर्पण किया, उस समर्पण को सपोर्ट करने वाले लोग भी नहीं दिखते। समर्पण तो बहुत दूर की बात। हमेशा ध्यान रखना, जो लोग मेरी तरह, आपकी तरह संघर्ष की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, बिल्कुल एक विदाउट सेल्फिश की बात करेंगे, उन्हें लोग बहुत कम पसंद करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इस चर्चा को संघियों ने जो इतना बड़ा 12 मंजिला दिल्ली के अंदर जो बनाया, उस पर हम सुन रहे थे आप डॉक्टर जेके गौतम साहब की राय, और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक जितना हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह के जो चीज़ें जो खास तौर से वंचितों के खिलाफ जिस तरह की साजिशें इस देश के अंदर चल रही हैं, उनको उजागर करने का काम बखूबी कर सकें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714